हेलो दोस्तों, अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी की इस क्लास में हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये क्लास 10th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में, इस बुक में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। ये बुक आपके पास होगा या नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये बुक में दिया गया है। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें से सही का चिन्ह लगाए, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। क में है उत्तरी अमेरिका, ख में है दक्षिणी अमेरिका और ग में है यूरोप और घ में है यहाँ पर पश्चिमी एशिया। तो इटली एंड जर्मनी वर्तमान में यानी अभी के समय में ये किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ग में दिया गया है, ये ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। तो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पर है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बोल दीजिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है कि इटली एंड जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। यानी इटली एंड जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध यानी कौन नहीं चाहता था कि इटली एंड जर्मनी का एकीकरण हो, तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। यहाँ पर ग में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली एंड जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो ये प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। तो ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। तो घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था, याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो ख में दिया गया है राइट आंसर। यहाँ पर ख हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जाल्वेरिन एक संस्था थी। जाल्वेरिन एक संस्था थी, ये किसकी संस्था थी। जाल्वेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी, तो याद रखिएगा ये व्यापारियों की संस्था थी। तो ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। उसके बाद 9 नंबर है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने अपनाया था। तो ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। 10 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी।
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। यहाँ पर घ में दिया गया है, राइट आंसर घ हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा ही इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था और इटली का एकीकरण भी पूरा कब हुआ था? तो 1871 में। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है। ये आप लोग का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सभी बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 11 है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यूनान हो जाएगा। ख में दिया गया है करेक्ट आंसर यूनान। 12 है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। क में दिया गया है, राइट आंसर क हो जाएगा। तो इस चैप्टर में 12 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में दिया गया था और इसका अलग से हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करा दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। इस बुक में 12 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, 12 का आंसर हम बता दिए। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर है कि निम्नलिखित मेरिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित मेरिक स्थानों को भरे। यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, 6 गो क्वेश्चन है, खाली जगह को भरना है। तो चलिए भर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है पहले डॉट डॉट यानी खाली जगह दिया गया है कि युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो खाली जगह में क्या भराएगा? खाली जगह में क्या भराएगा? आपको भर देना है सेडान। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेडान, आपको भर देना है सेडान। तो ये हो जाएगा सेडान के युद्ध में। किसके युद्ध में? तो सेडान के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। सेडान भर देना है। 2 नंबर है कि सेडवा का युद्ध डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच हुआ था, यानी किनके बीच हुआ था? तो यहाँ पर सेडवा का युद्ध, सबसे पहले आपको इसमें भरना है ऑस्ट्रिया। यहाँ पर इसमें भर देना है ऑस्ट्रिया, आपको भर देना है ऑस्ट्रिया हो गया, ये पहला हो गया। और दूसरा में भर देना है यहाँ पर प्रासा। प्रासा आपको दूसरा में भर देना है। तो ऑस्ट्रिया, सेडवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। तो खाली जगह में भर देना है। 3 नंबर है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डॉट डॉट युग का भी अंत कर दिया। किस युग का अंत कर दिया? तो 3 नंबर में यहाँ पर भर देना है मेटरनिक। मेटरनिक यहाँ पर आपको भर देना है मेटरनिक। तो भर देना है यहाँ पर मेटरनिक हो गया। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। उसके बाद 4 नंबर है यहाँ पर वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ डॉट डॉट। तो डॉट डॉट में आपको क्या भरना है? यहाँ पर भर देना है पोप। पोप यहाँ पर भर देना है। पोप रहते थे जो इटली के डॉट डॉट, इटली के यहाँ पर नियंत्रण आपको भर देना है नियंत्रण। नियंत्रण आपको भर देना है यहाँ पर। तो नियंत्रण से बचा रहा, तो इस तरह से भर देना है। उसके बाद है यहाँ पर 5 नंबर की यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डॉट डॉट। तो इसमें डॉट डॉट में क्या भरना है? तो इसमें भर देना है यहाँ पर ओटो भर देना है ओटो। ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। उसके बाद 6 नंबर देखिएगा, यहाँ पर है हंगरी की राजधानी डॉट डॉट है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। तो यहाँ पर बुडापेस्ट भर देना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं हंगरी का राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। तो बुडापेस्ट यहाँ पर भर देना है। तो इस प्रकार से इसमें खाली जगह को भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है कि निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। मिलान करना है तो मिलान कर दीजिए। यहाँ पर ये समूह अ है, ये समूह ब है, तो मिलान करना है। पहला है मेजनी। तो मेजनी को किससे मिलाना है?
मेजनी का संबंध यहाँ पर इटली से आपको मिला देना है, इटली हो जाएगा, ख से मिला देना है। उसके बाद है हीगेल, तो हीगेल आपको दार्शनिक से मिला देना है, क नंबर में दिया गया है। उसके बाद है बिस्मार्क, बिस्मार्क को आपको जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क, तो इससे मिला देना है यहाँ पर घ नंबर से। उसके बाद है विक्टर इमैनुअल, तो इसको आपको मिला देना है ग नंबर से, राजनीतिज्ञ, तो इसे मिला देना है। उसके बाद आगे भी मिलान करना है, यहाँ पर दूसरा नंबर है, इसमें भी मिलान करना है। समूह अ है, ये समूह ब है। तो पहला है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखना है कि वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, तो घ से मिला देना है। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1848 में हुआ था। 1848 से आपको मिला देना है। इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण पूरा कब हुआ था? तो हम बताए हैं कि 1871 में फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा ही इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था, यानी पूरा हुआ था। तो 1871 ईस्वी से आपको मिला देना है। इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पर ख से आपको मिला देना है 1870 ईस्वी। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर देखिएगा, इसमें भी मिलान करना है। समूह अ है, समूह ब है, इसको भी मिलान करना है। तो पहला है यहाँ पर कोसुथ, तो कोसुथ आपको मिला देना है। हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, इसे आपको मिला देना है। उसके बाद है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी, तो यहाँ पर ग नंबर में दिया गया है, 1829 ईस्वी से मिला देना है। यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की स्वतंत्रता, तो आपको मिला देना है यूनान की स्वतंत्रता 1832 से मिला देना है, और पोलैंड का आंदोलन 1863 से आपको मिला देना है। तो ये हो गया मिलान। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, 20 शब्दों में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? मेजनी कौन था? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? मेटरनिख युग क्या है? ये क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ये पूछा गया है परीक्षा में। मेटरनिख का युग क्या है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आगे भी और क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर है, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता और सामूहिक पहचान की भावना है, जो देश के प्रति प्रेम और गौरव को बढ़ावा देती है। यानी राष्ट्रवाद क्या है? जो अपने देश के प्रति प्रेम करता है, अपने देश से बढ़ावा रखता है, वही तो राष्ट्रवाद होता है। तो इसका उत्तर आपको लिख देना है, अपने भाषा में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? तो मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली का एक प्रसिद्ध साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है, और जिसने यंग इटली संस्था का गठन किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि यंग इटली या यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। तो वहीं लिखा गया है कि जिसने यंग इटली संस्था का गठन किया था, किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो इसका उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित थी। यहाँ पर पॉइंट देकर आपको लिखना है। यहाँ पर 1 नंबर इसको लिख सकते हैं, ये 2 नंबर में हो गया, ये 3 नंबर हो गया। तो जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों का विभाजित होना, इन राज्यों में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और उनकी दमनकारी नीति। यहाँ पर इसका उत्तर हो गया, जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो 3 ये बाधाएं आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर है
मेटरनिक युग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेटरनिक युग क्या है? तो 1815 ईस्वी वियना कांग्रेस से लेकर 1848 ईस्वी की क्रांति के बीच के काल को ही यूरोपीय इतिहास में मेटरनिक युग कहा जाता है। यानी 1815 ईस्वी वियना कांग्रेस से, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। तो 1815 ईस्वी वियना कांग्रेस से लेकर 1848 ईस्वी तक कि क्रांति के बीच के काल को ही यूरोपीय इतिहास में मेटरनिक का युग कहा जाता है। यह काल ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो आपको याद होना चाहिए कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की रूढ़िवादी और पुरातनपंथी व्यवस्था पर आधारित था। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 ही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 ही क्वेश्चन है। उसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 60 शब्दों में लगभग उत्तर देना है। 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उसके बाद है विलियम वन के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर लगभग 150 शब्द में उत्तर देना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी योगदानों को बताएं। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। ये 4 अंक में पूछा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो इस सभी का आंसर हम बताएंगे। उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और ये अगला है वर्ग परिचर्चा। तो ये चर्चा करना है। तो इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं। इसका उत्तर हम बताएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, देख लीजिए। और इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम बताएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देंगे इसका पीडीएफ। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था? तो पॉइंट देकर लिखना है। पहला में लुई फिलिप की विफलता। राजा लुई फिलिप एक उत्तरदायी लेकिन महत्वाकांक्षी शासक था जिसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके बाद है गीजो की दमनकारी नीति। तो उसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो किसी भी प्रकार के वैधानिक और सामाजिक सुधारों के विरुद्ध था। उसके बाद अगला है कि भूखमरी। यहाँ पर भूखमरी और बेरोजगारी के बारे में लिखना है पॉइंट देकर। देश में बेरोजगारी, भूखमरी और आर्थिक संकट अत्यधिक बढ़ गया था जिससे जनता में भारी असंतोष था। उसके बाद है सुधारवादियों का विरोध। सुधारवादियों 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक भोज का आयोजन करना चाहते थे जिस पर सरकार ने रोक लगा दी जिससे क्रांति भड़क उठी। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो इसका उत्तर है कि एकीकरण में मुख्य बाधक, यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधा कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर लिखना है पॉइंट देकर कि एकीकरण में मुख्य बाधा ऑस्ट्रेलिया। दोनों देशों इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी और मुख्य बाधा था। यानी ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो। उसके बाद है चांसलर मेटरनिक की नीति। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था और उसने इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावनाओं को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। उसके बाद आगे पॉइंट देकर आपको लिखना है हस्तक्षेप। यहाँ पर देखिएगा
हस्तक्षेप के बारे में लिखना है। इटली के राज्यों जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का सीधा नियंत्रण था। वह जर्मनी के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता था ताकि वहां एकता स्थापित न हो। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। साम्राज्य विस्तार। नेपोलियन अपनी विजय यात्राओं द्वारा यूरोप के कई राज्यों को जीतकर वहां की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया। प्रशासनिक एकरूपता के बारे में लिखना है कि उसने जीते हुए क्षेत्रों एक समान प्रशासनिक कानून नेपोलियन कोड लागू किया, जिससे लोगों में समानता की भावना जागी। उसके बाद है जर्मनी और इतालवी संघ। उसने जर्मनी में 39 राज्यों का राइन संघ और इटली में राज्यों को मिलाकर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रस्तुत किया। क्रांति के संदेश का प्रसार। उसके अभियानों ने यूरोप के कोने कोने में फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को फैलाया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक ये समाप्त होता है ये क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। तो गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण का तलवार माना जाता है। उसने लाल कुर्ती नाम से स्थानीय किसानों और स्वयंसेवकों की एक सशस्त्र सेना तैयार की। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नेपल्स और सिसिली विजय के बारे में लिखना है, सत्ता का त्याग लिखना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। यहाँ पर देखिएगा कि विलियम के बारे में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? तो इसके बारे में लिखना है। बिस्मार्क को पूर्ण स्वतंत्रता। विलियम प्रथम एक दूरदर्शी और राष्ट्रवादी राजा था। उसने बिस्मार्क की सैन्य और कूटनीतिक क्षमताओं को पहचाना और उसे चांसलर नियुक्त कर फैसले लेने की पूरी छूट दी। उसके बाद है सैन्य सुधारों का समर्थन। तो बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति के लिए एक मजबूत सेना आवश्यकता थी। विलियम प्रथम ने संसद के विरोध के बावजूद सेना की आधुनिकीकरण और बजट को मंजूरी दी। उसके बाद अगला है कि कठिन समय में अडिग रहना, इसके बारे में लिखिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताए। तो इसका उत्तर है इटली के एकीकरण इन 3 महान नायकों के त्रिकोणीय प्रयासों का परिणाम था, जिन्हें इटली का दिल, दिमाग और तलवार कहा जाता है। तो सबसे पहले मेजनी के बारे में लिखना है। यहाँ पर देखिएगा मेजनी के बारे में लिखना है। राष्ट्रवाद की आत्मा। मेजनी ने इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। उसने 1831 में यंग इटली संस्था की स्थापना की और जिसका उद्देश्य था विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त कर इटली को एक गणराज्य बनाना था। हालांकि वह सीधे तौर पर सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने एकीकरण की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। काउंट काबूर के बारे में लिखना है कि कूटनीतिज्ञ का मस्तिष्क कहा जाता है। काबूर पिडमोंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। वह एक व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ था। उसने फ्रांस के साथ संधि करके ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराया। उत्तरी तथा मध्य इटली के राज्यों जैसे लोम्बार्डी, मोडेना, टस्कनी को सार्डिनिया से मिला लिया और उसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर इसमें 3 गो पूछा गया था। तो अगला देखिएगा गैरिबाल्डी के बारे में लिखना है। यहाँ पर क्रांति का तलवार। गैरिबाल्डी ने अपनी
गुरिल्ला सेना की मदद से तलवार के बल पर दक्षिणी इटली, नेपल्स और सिसिली को मुक्त कराया। उसने इन राज्यों को विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया, जिससे दक्षिणी और उत्तरी इटली का मिलाप संभव हुआ। तो इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर इसका पीडीएफ हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करना है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रवाद के मुख्य प्रभाव, ये सभी पॉइंट देकर आपको लिखना है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। तो इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन संक्षिप्त विवरण दे। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिखना है, यहाँ तक। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं, देख लीजिए। सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए और इसी चैनल का नाम सर्च कीजिए, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।